हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 28 नवंबर करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लगातार इनसे सवाल आते रहते हैं। तो सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 5 मार्च को होने जा रहा है ये एग्जाम। आर सचिवालय का भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ ही साथ लोअर पीसीएस के लिए और अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी जो फुल प्रिपरेशन बैच है वो शुरू होने जा रहा है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि सलाम आरती कर्नाटका में हुआ करती थी, उसको आरती नमस्कारम अब नाम चेंज कर दिया जा रहा है उसका। सलाम आरती टीपू सुल्तान के टाइम से उसको आरती, जो वहाँ पे एक मंदिर में होती थी, उसको सलाम आरती कहा जाता था। अब उसको चेंज करके आरती नमस्कारम कर दिया जाएगा। तो इट इज़ बिलीव्ड कि जो रिचुअल था उसको 18th सेंचुरी के जो मैसूर के राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उनके टाइम पे उसको सलाम आरती कह दिया गया था, लेकिन अब उसको आरती नमस्कारम कहा जाएगा कर्नाटका के अंदर। फिर एक आता है पब्लिशर और प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, जो अलग अलग पब्लिशर्स बुक्स पब्लिश करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि वहाँ पे एक सोल्यूशन आना चाहिए। तो लीडिंग एक्सपर्ट्स कनाडा से, यूनाइटेड स्टेट्स से, अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने कोलैबोरेशन किया है अराउंड द वर्ल्ड से, इंक्लूडिंग इंडिया, टू जॉइन हैंड्स अक्रॉस बॉर्डर्स एंड रेप्लिकेट कनाडाज अपकमिंग न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड। कि कनाडा से, कनाडा वाले जो हैं, कनाडा गवर्नमेंट एक न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड लाने की बात कर रही है। ड्यूरिंग द वर्चुअल सेकेंड डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, एक्सपर्ट्स ने एक्सचेंज किए अपने आइडियाज़ ऑन हाउ टू रिस्टोर फेयरनेस टू द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूज़ पब्लिशर्स एंड बिग टेक प्लेटफॉर्म्स। तो अब ये कहा जा रहा है कि किस तरह से जो रिलेशन है, जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, अलग अलग पब्लिशिंग हाउस हैं वो लोग, और जो बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग किस तरह से अपने बीच में कोऑर्डिनेशन लाएंगे। क्योंकि जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, वे सब लोग जो न्यूज़ हैं उनको पब्लिश करते हैं। हालांकि उन्होंने उस न्यूज़ को पब्लिश करने में कोई भी रिसर्च नहीं की, उनकी कोई भी मेहनत नहीं लगी, सारी मेहनत तो पब्लिशिंग हाउस की है। लेकिन जो बेनिफिट जा रहा है, जो प्रॉफिट जा रहा है, वो किसको जा रहा है? वो गूगल, फेसबुक, ट्विटर को जा रहा है। कैनेडियन वर्जन ऑफ द न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड, ये बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है और ट्रांसपेरेंट है। इससे पहले जो 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने एक लेके आया था, उससे भी ज़्यादा ये कारगर साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट आता है लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एलिमिनेट टीबी एज निक्षय मित्र। तो टीबी को ख़त्म करने के लिए एक निक्षय मित्र प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने भी, यानी कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा भी इसकी तारीफ़ की गई। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस ने ये शो किया है कि अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपको पोषक तत्वों की कमी हो आपकी बॉडी में, और टीबी जो है नाम में एक विशियस साइकिल है, एक कुचक्र है। अगर अंडर न्यूट्रिशन रहेगा तो टीबी हो जाएगा, और टीबी होगा तो अंडर न्यूट्रिशन होगा। तो ये जो एक ऐसे प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, और ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही खतरनाक एक विशियस साइकिल है। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रीडिस्पोजेज एन इंडिविजुअल टू गेट इन्फेक्टेड बाय द डिजीज और हैव अ डोरमेंट डिजीज मैनिफेस्ट क्लिनिकली। तो टीबी लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिजर्व्स एंड एग्रेवेशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो टीबी की वजह से जो आपकी बॉडी में पोषक तत्व होते हैं उनकी भी कमी होती चली जाती है, और इसकी वजह से टीबी हो जाती है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स इम्प्रूव्स वेट गेन। अगर धीरे धीरे उनके खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी थी, पोषक तत्वों की जो क्वांटिटी थी, वो उसको मेंटेन किया जाए,
तो टीबी पेशेंट्स में वेट गेन भी अच्छा होगा, उनको थेरेपी जो मिल रही है वो भी कारगर साबित होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी, रिकवरी अच्छी होगी और उनके अंदर जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो मरने का रेट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अच्छा न्यूट्रिशन मिलने की वजह से ये बीमारी उनके दोबारा हो ऐसी संभावना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट अमंग टीबी पेशेंट्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक निश्चय पोषण योजना लॉन्च की थी 2018 में, जो कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2018 में निश्चय योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें 500 रुपये हर महीने के हिसाब से टीबी पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी दवाई अपने चीज़ों का ध्यान रख सकें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लेज अ की रोल। सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, चाहे वो मास अवेयरनेस हो, जन जागरण हो, बिहेवियर चेंज हो यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाना हो, डिमांड क्रिएशन की जो डिमांड है उसका बनना हो, मिथ्स यानी कुछ अगर मिथ हैं यानी कि कोई भ्रम होते हैं उनको दूर करना हो, और कन्विंसिंग द रिलेक्टेंट टू एम्ब्रेस सर्विसेज। और जो लोग इन सर्विसेज को लेने में रिलेक्टेंट होते हैं यानी जो चाहते हैं कि हम नहीं लेना चाहते इन सर्विसेज को, उनको जागरूक करना कि नहीं, अगर आप ये दवाई लेंगे, अगर आप टीबी का जो इलाज है वो ठीक से करेंगे तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। जन भागीदारी फॉर्म्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब देखिए WHO का कहना यह है कि उसको दुनिया से 2030 तक टीबी को ख़त्म करना है, लेकिन भारत ने इसमें 2025 तक का ही लक्ष्य रखा है कि भारत 2025 में ही टीबी को ख़त्म कर देगा भारत से। अंडर दिस निक्षय मित्रास कैन अडॉप्ट एंड केयर फॉर टीबी पेशेंट। तो निक्षय मित्रा एक करके स्कीम लाई गई है। तो निक्षय मित्र जो हैं वो कोई भी वॉलंटियर्स हो सकते हैं, कोई एक अकेले पर्सन हो सकते हैं, NGO हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, और वो कुछ कदम उठाएंगी जिससे कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो सही हो सकें। दे कमिट टू हेल्प द टीबी पेशेंट्स थ्रू न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस एंड वोकेशनल सपोर्ट। तो ये पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा इसका अपटेक आया है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोग जो हैं निक्षय मित्रा बनने को राजी हुए हैं। विद इन 3 months ऑफ इट्स लॉन्च मोर देन 52,000 निक्षय मित्राज हैव रजिस्टर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में से 52,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो लोगों को टीबी के पेशेंट्स को सपोर्ट करेंगे, उनको अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रनिंग द क्रिप्टो इकोनॉमी। जो क्रिप्टो इकोनॉमी है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम C++ वगैरह पढ़ते हैं कि ऐसे क्या क्या लैंग्वेजेस हैं जो क्रिप्टो इकोनॉमी को, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को चला रही हैं। क्रिप्टो इकोसिस्टम सिट्स ऑन टॉप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स विच आर ब्रॉडली कॉल्ड ब्लॉकचेन्स। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो का जो सिस्टम है वो किस चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। देखिए ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, ये इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन इन ब्लॉक्स के अंदर रहती है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक चेन के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं और ये पूरा ब्लॉक का एक चेन बन जाती है, इसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत में बैंड है, नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत में बैंड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बैन थी, क्रिप्टो करेंसी को RBI ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन ब्लॉकचेन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को बैन नहीं किया गया है। ये टेक्नोलॉजी हम अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है और क्रिप्टो करेंसी की तरह से एक नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग एंड वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस, some crypto blockchains like Ethereum let users launch agreements और special actions that execute on their own। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम क्रिप्टो ब्लॉकचेन की मदद से। साथ ही साथ जो इथीरियम जैसी जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स हैं वो कुछ एग्रीमेंट भी लॉन्च करवा सकती है और कुछ एक्शंस भी एग्जीक्यूट करवा सकती है खुद ब खुद। दीज आर नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू क्रिएट देम इफेक्टिवली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अ मस्ट। अब देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, ऑटोमेटेड अपने आप से जो ऑटोमेटिकली बाइंग या सेलिंग है ऑर्डर्स का, इवन NFT बेस्ड गेम्स हैं यानी कि जो नॉन फंजिबल टोकन बेस्ड गेम्स हैं, ऑफन रिलाई ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू रन स्मूथली। तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फेलियर कैन कॉज प्लेटफॉर्म आउटेजेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कोड्स को डिवैल्यू द एंटायर इकोसिस्टम। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो
पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हेल्प क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स रन इफेक्टिवली। अब जैसे C++ है, ये अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिटकॉइन के साथ एसोसिएटेड है। बिटकॉइन जो बनाया गया है वो C++ लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। वाइल द बिटकॉइन वाइट पेपर एक्सप्लेन द पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम इज रिटन लार्जली इन इंग्लिश। और जबकि वो जो वाइट पेपर तो ये बताता है कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। द बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल करता है वो C++ यूज़ करता है, यानी कि C++ मशीन लैंग्वेज है। वो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो मशीन को समझ में आती है। और जो नॉर्मल लोगों को समझ में आती है वो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज, जो भी हम लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है। इट इज़ मेंटेन्ड बाय अ कम्युनिटी, एनीवन कैन ज्वाइन बाय रनिंग बिटकॉइन कोर फुल नोड्स। इट इज़ हेल्ड फॉर बीइंग एन एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि जो यूज़र्स हैं जावा लैंग्वेज के, सी हैश के, कैन ईजिली लर्न ड्यू टू एग्जिस्टिंग सिमिलैरिटीज़। तो जिस पर्सन ने जावा चलाई हो, सी यूज़ किया हो, सी हैश यूज़ किया हो, वो C++ भी यूज़ कर सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्कूल्स में भी C++ आती है, कॉलेजेस में अगर आप बीटेक करते हैं वहाँ पे भी आप C++ सीखते हैं। C++ एक बहुत ही कॉमन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लोग सीख रहे हैं आजकल। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एप्पल का मैक OS रहा हो, विंडोज़ रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग डिवाइसेस हैं, मशीन लर्निंग जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो भी C++ लैंग्वेज पे ही चल रही है। However, some see C++ एज एन आउटडेटेड प्रोग्राम। अब देखिए कुछ लोगों के अनुसार अब C++ भी आउटडेटेड हो गई है, अब और नई लैंग्वेज आ रही हैं मार्केट के अंदर, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आ रही हैं। तो मार्क रशिनोविच जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CTO हैं, उन्होंने ये कहा है अपने डेवलपर से कि आप C और C++ को यूज़ करना बंद कर दें। सॉलिडिटी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इथीरियम। अब देखिए नई जो लैंग्वेज आई है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सॉलिडिटी। तो ये सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है, आप सवाल पूछ सकते हैं आपसे, UPSC पूछ सकता है आपसे कि सॉलिडिटी अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, सॉलिडिटी, पाइथन हाल ही न्यूज़ में रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये अपना में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सम ऑफ इट्स डेवलपर्स आर इथीरियम को फाउंडर्स। तो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है C++ पाइथन के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कर्ली ब्रैकेट लैंग्वेज। इसको कर्ली ब्रैकेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। कर्ली ब्रैकेट ऐसे होते हैं, मैथ्स में यूज़ करते थे, तो ये कर्ली ब्रैकेट लैंग्वेज हैं। और इन रिसेंट टाइम्स विद द इथीरियम ट्रांजिशन टू अ प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल, ये कुछ टाइम पहले करंट अफेयर्स में कवर किया गया था कि इथीरियम ने अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पर कन्वर्ट कर लिया गया है। अब ये क्या है, आप पिछले दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़िएगा। Programming skill in Solidity is expected to be in high demand. Parts of Ethereum ecosystem also support several other programming languages जैसे कि Python, Ruby, Rust, Java and more. Rust has the unique distinction of being called the perfect programming language. अब देखिए Rust भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। UPSC ऐसी सवाल पूछता है, उत्तराखंड PCS भी ऐसा सवाल पूछ सकता है कि Rust है, Python है और ये Solidity है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कॉल द परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2021 बाय ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी। तो 2022 में मिस्टर डॉर्सी ने कहा है कि रस्ट जो है सेकंड क्लोजेस्ट है, क्लोज सेकंड टू सी, यानी सी के बाद जो आती है वो रस्ट ही आती है। इन द क्रिप्टो वर्ल्ड रस्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द सोलाना ब्लॉकचेन विच इज़ नोन फॉर इट्स हाई स्पीड्स एंड रिलेटिवली लो ट्रांजैक्शन फीस। तो सोलाना ब्लॉकचेन जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है स्पीड इसकी बहुत तेज़ है और जिसमें ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत कम है। फिर आती है पोल्का डॉट ब्लॉकचेन, ये भी बेटर कनेक्ट करता है ब्लॉकचेन्स को दूसरी ब्लॉकचेन्स के साथ। हाउएवर डेवलपर्स हैव कंप्लेंट दैट रस्ट इज़ टू डिफिकल्ट टू लर्न। अब रस्ट जो है थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। 2018 का जो सर्वे, अब देखिए अगर ये याद करने के लिए मुश्किल है तो जिस पर्सन ने इसको बनाया है रस्ट को, वो कितना दिमागदार होगा, थोड़ा हम इसको सोच सकते हैं। एक 2018 का सर्वे ये शो करता है कि मोर देन 22% ऑफ यूज़र्स डिड नॉट फील प्रोडक्टिव यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मली इंसानों के बीच में, ह्यूमन स्पीशीज़ के बीच में, होमोसेपियंस के बीच में बातचीत करने की भाषा नहीं है, वो मशीन के साथ बात करने की भाषा है। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब आप दो पर्सनस अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में ज़्यादा माइंड को सूटेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू जब हम मशीन से बात कर रहे होते हैं। कार्डोनो भी एक ब्लॉकचेन लैंग्वेज है। देखिए फिर कार्डोनो फाउंडेशन खुद कहती है कि हैस्केल इज़ नॉट वेल नोन, और हैस्कॉल भी अपना में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हैस्केल, कार्डेनो, बस आपको ये नाम पता होने चाहिए, नाम से पूछ सकता है कुछ भी, इसलिए इन चीज़ों को करंट अफेयर्स के अंदर कवर किया गया है। फिर आता है भारतीय नेवी ने मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन की है और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी किया है जापान में नवंबर में।
जापान होस्टेड द 2022 एडिशन, 2022 का जो एडिशन हुआ है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, जिसके अंदर पहले सिर्फ जापान, यूएस और इंडिया आया करता था, बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर दिया गया है। फिर आता है इंडियन नेवी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो कि होस्ट किया गया है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू कमेमोरेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। अक्टूबर के एंड में भारत और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था उत्तराखंड के अंदर, और जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये नवंबर में हुआ है 18वीं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम के तहत। उसके बाद इंडिया जो है वो मल्टीलेटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज होल्ड कर रहा है, मानेसर एंटी टेरर 2022। ये मानेसर हरियाणा में एक जगह है, गुड़गांव से आगे, वहाँ पे हो रही है अंडर द एम्बिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये 8 से 13 अक्टूबर के बीच में हुई थी। नेक्स्ट आता है अलग अलग राज्यों में आई डोनेशन के प्रति डिस्पैरिटी देखी गई है कि किसी राज्य में आई डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, किसी राज्य में आई डोनेशन कम हो रहा है। बेसिक बात यह आती है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आई डोनेशन में जो डोनेट होता है वो बेसिकली क्या होता है। आई के एक आँख के बहुत सारे हिस्से होते हैं, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है। तो जो डोनेट होता है वो क्या चीज़ होती है, तो जो डोनेट होता है वो कॉर्निया डोनेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। Despite the union government's emphasis on increasing the number of eye donations across the country, गोवा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर है, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें ज़ीरो कॉर्निया कलेक्शन हुआ है 2021-22 में, यानी कि एक भी व्यक्ति ने अपना कॉर्निया नहीं दिया। जो डेटा है 2016 से वो ये पॉइंट करता है कि इन स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं लगातार हर वर्ष बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रही हैं, यहाँ पे लोग आँख डोनेट नहीं कर रहे हैं। टॉपिंग द लिस्ट फॉर कॉर्निया कलेक्शन इस कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आँखें डोनेट हो रही हैं वो कर्नाटका राज्य है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। और जो नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे हुआ था 2015 से 2019 के बीच में, उसमें ये कहा गया कि भारत में 48 लाख लोग ऐसे हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, यानी कि जिनको आँखों से दृष्टिबद्धता है, यानी कि देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं देख पाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में है, सेकंड कॉमन टाइप है, 7.4% केसेज हैं ऐसे जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। अब देखिए, जितनी भी हम कॉर्नियाज इकट्ठी करते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब की सब काम आ जाएं, क्योंकि कुछ कॉर्निया में दिक्कत ये आती है कि हो सकता है कि अगर पेशेंट को, यानी जिस पर्सन ने डोनेट करी है, जिसकी डेथ हुई है, जिसने डोनेशन दिया है, अगर उसको शुगर था, हाई बीपी था, तो उसकी आंखें जो हैं वो काम की नहीं रहती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो नॉट ऑल द कलेक्टेड कॉर्नियाज वर फाउंड सूटेबल फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज ऑफ वेरियस मेडिकल रीजंस। तो कई सारे मेडिकल रीजंस की वजह से वो सूटेबल नहीं रहती हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी ड्यू टू एज ऑफ द डोनर, प्री एग्जिस्टिंग डीजनरेशन एंड डिजीजेस। नेक्स्ट आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद नूल पूजा ग्राम पंचायत इन केरला, उन्होंने एक लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है वनीकरण, यानी कि हमें वन लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन करने हैं। ये एक प्रोजेक्ट है टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स, यानी कि जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं, इन्वेजिव प्लांट्स का मतलब हुआ आक्रामक जो पौधे हैं जो वहाँ पे नेचुरली नहीं होते थे, बाहर से आए हैं और आने के बाद वहाँ की लोकल प्रजातियों को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उनको हटाना है। जिससे कि स्पेशली यहाँ पे कौन है, सेना स्पेक्टेबिलिस, और नेचुरल फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि सेना स्पेक्टेबिलिस क्या है, ये अपना में एक इन्वेजिव प्लांट है। प्रोजेक्ट वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन 30 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर दी सुल्तान बैतरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ दी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, जहाँ पे एक्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट्स आगे हैं, जैसे कि सेना स्पेक्टेबिलिस, यूपाटोरियम, मिकानिया मिकरंथा, लेंटेना कैमेरा, और ये सब लोग जो हैं, यानी ये सब जो स्पीशीज़ हैं पौधों की, ये वहाँ के जो लोकल पौधे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहे हैं। तो इन सबको हटाने की बात की गई है। ये नाम हमें पता होने चाहिए, ये नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, तो ये चीज़ें इन्वेजिव प्लांट्स हैं। उत्तराखंड से न्यूज़ आ रही है कि उत्तराखंड में जो बदरी काऊ की जो ब्रीड है उसको एक जेनेटिक बूस्ट मिलने जा रहा है, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इंडिजिनस जो देसी स्वदेशी बदरी काऊ है जो कि हिमालयाज़ में जो, यानी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वहाँ पे चरती हैं, तो वहाँ पे उनकी जेनेटिक एनहेंसमेंट हो सके। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि बदरी कैटल की जो स्टॉक है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ऑफिशियल्स प्रपोज्ड टू ऑप्ट फॉर द एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कर दिया जाए जिससे कि हाई जेनेटिक स्टॉक के कैटल प्रोड्यूस हों और ऐसे कैटल निकलें जिससे कि जो दूध का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन है, वो तेज़ी से बढ़े।
अपार्ट फ्रॉम बदरी घी, जिसकी कॉस्ट जो है बदरी काओ का जो घी है उसकी कीमत 3,000 से 5,000 रुपये किलो होती है। स्टेट देख रहा है कि एट द मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ अ गौमूत्र अर्क यानी कि डिस्टिल्ड काउ यूरिन को बेचना है, काउ डंग को बेचना है, पंचगव्य यानी कि जो 5 प्रोडक्ट होते हैं काउ के यानी कि दही, घी, डंग और यूरिन, इन सब को हमें मिलाकर बेचना है। तो इन सब चीज़ों का मार्केट भी उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है वो देख रही है। बद्री काऊ पहली रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड है उत्तराखंड से, जिसको सर्टिफाई किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। इशू ये है इस वैरायटी के साथ कि एक तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, ये एक दिन में 1 से 3 लीटर दूध ही देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि गाय जो दूध बनाती है वो इंसानों के लिए नहीं बनाती है। इंसानों को सबसे पहले ये सोचना और समझना पड़ेगा, जो गाय दूध बना रही है वो अपने बछड़े के लिए बना रही है। प्रकृति ने, इंसान ही प्रकृति में एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा प्राणी है जो किसी दूसरे का दूध पीता है, वरना कोई भी एक जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता, सिर्फ इंसान ही पीता है। टू मेक द फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड ब्रीड बदरी एंड नॉट टू शिफ्ट टू हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव ब्रीड जैसे कि जर्सी, वी हैव डिसाइडेड टू ऑफर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। अब उत्तराखंड के किसान बदरी जो काव है, बदरी जो गायें हैं उसी पे डिपेंड रहे, और दूसरी जो जर्सी काउज हैं जैसे कि जो यूएस से आ रही हैं, होल्स्टीन हैं, उन पे डिपेंड ना हो। तो इसलिए एक टेक्नोलॉजी अपनाना चाह रहे हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर यूज इन एडवांस्ड कैटल ब्रीडिंग। तो इसके वजह से जो होगा कि जो बच्चे बनेंगे गाय के वो भी एक अच्छे बनेंगे, और दूध की जो क्वालिटी होगी उनकी वो भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। प्रपोजल है इंट्रोड्यूस करने का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART को, जो कि इंसानों में लगाया गया, अब वो जानवरों में भी लगा रहे हैं, और इसमें 50 करोड़ का खर्चा आएगा। तो वो उत्तराखंड राज्य की सरकार कर रही है। एट प्रेजेंट उत्तराखंड हैज़ नियरली 7 लाख बकरी कैटल, तो 7 लाख गायें हैं, जिसमें से 4.79 तो काउज हैं, बाकी मेल्स हैं। बद्री ब्रीड डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द होली श्राइन ऑफ 4 धाम एट बद्रीनाथ, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी साइज़ की ये होती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि पहाड़ों पे गिरने का डर रहेगा अगर ज़्यादा ऊंची होंगी तो इसलिए एक इनका साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से ये अपना वहाँ पे बैलेंस बना सकती हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, वाइट और ग्रे कलर की ये मिलती हैं, और ईटिंग हैबिट्स के अनुसार अगर आप देखें तो इनको बीमारियाँ भी नहीं होती, क्योंकि ये जो नेचुरल हर्ब्स हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको खाती हैं, जो कि हिमालयाज़ के जंगलों में मिलते हैं। बद्री काऊ स्टैंड आउट इन द हिमालयन इन्वायरमेंट एज शी ईट्स हर्ब्स एंड डज नॉट इंजेस्ट पॉलीथीन, और सिंपल सी बात है वहाँ पॉलीथीन वगैरह नहीं खाती हैं, टॉक्सिक जो पोल्यूशन गैसेस हैं वो नहीं उसको मिलता है, फ्रेश एयर वहाँ पे मिलती है। तो ये जो गायें हैं ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं। एज द बदरी काऊ ग्रेजेज ओनली ऑन हर्ब्स एंड श्रब्स अवेलेबल इन द माउंटेन्स, इनका जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल कंटेंट में रिच होता है और हाई ऑर्गेनिक वैल्यू का होता है। अब एक ओल्डेस्ट एवर DNA सैंपल मिला है जो प्रोवाइड करता है इस प्रूफ को कि कभी मैस्टोडॉन हुआ करते थे। अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है तो आप एक बुक आती है, युवल नोआ हरारी ने किताब लिखी है सेपियंस के नाम से, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। 20 लाख साल पुराना एक DNA सीक्वेंस मिला है, ओल्डेस्ट एवर ऑब्टेन्ड रिकवर्ड फ्रॉम 100 मीटर थिक डिपॉजिट ऑफ फ्रोजन मड। कहाँ पे? ग्रीनलैंड से मिला है, जो ये बताता है कि वहाँ पे कभी मैस्टोडोन हुआ करता था, जो कि अपना में एक बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था। रेनडियर वर ऑल्सो अनहर्ड ऑफ इन ग्रीनलैंड, रेनडियर भी कभी नहीं सुना कि ग्रीनलैंड में मिलते हैं, सजेस्टिंग दैट द DNA कुड रिवील मच अबाउट इकोसिस्टम्स दैट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द फॉसिल रिकॉर्ड। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ ऐसी बैटरीज डेवलप करी हैं जिससे कि स्पेस स्टेशन को पावर किया जा सके। न्यूक्लियर वेस्ट जो कि पावर मिशन से निकलता है, यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट कुड पावर स्पेस मिशंस टू द फार रीचेज ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ से न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाई जाती है, वहाँ से कुछ वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जिससे कि जो हम स्पेस स्टेशंस भेजते हैं या दूर दराज तक हमें चीज़ें भेजनी है स्पेस में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सूरज की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी का काम किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो साइंटिस्ट्स आर डेवलपिंग बैटरीज कंटेनिंग अमेरिकियम 241, ये अपना में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो पावर प्लांट का जो खर्च हुआ हुआ फ्यूल होता है, स्पेंट फ्यूल होता है, उसमें से निकलता है। अमेरिकियम 241 ये अपने आप में एक बाई प्रोडक्ट है प्लूटोनियम का, हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको कभी भी एज नेवर बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, कभी भी इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रोजेक्ट को फंड किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने है।
जिसका कहना ये था कि जो प्लूटोनियम पावर्ड इक्विपमेंट हैं जो हम इंटरनेशनल पार्टनर से ले रहे हैं उनको इस्तेमाल हम करेंगे स्पेस के रॉकेट्स को, स्पेस के प्रोजेक्ट्स को पावर करने के लिए। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं लास्ट में। 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं और हरिकेन जूलिया आया था कहाँ पे, निकारागुआ में और सेंट्रल अमेरिका के देशों में। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी फीडबैक है, सेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।